ये है मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सेट बी। विषय सामाजिक विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है स पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द गेहूं। प्रश्न क्रमांक 3 कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रकार। प्रश्न क्रमांक 4 साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सन 1928। प्रश्न क्रमांक 5 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द बेल्जियम। प्रश्न क्रमांक 6 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब सन 1935। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 भारतीय वन्यजीव अधिनियम में लागू किया गया। इस खाली स्थान में आएगा 1972, अर्थात भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 2 भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। इस खाली स्थान में आएगा 16, अर्थात भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे। इस खाली स्थान में आएगा सेठ हुकुमचंद, अर्थात कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला सेठ हुकुमचंद वाले थे। प्रश्न क्रमांक 4 दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस खाली स्थान में आएगा भारत, अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न क्रमांक 5 आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। इस खाली स्थान में आएगा जीवन, अर्थात आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 6 मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। इस खाली स्थान में आएगा प्राथमिक, अर्थात मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियां बनाइए। 1 श्रीलंका गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ था। 2 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 3 भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। 4 ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी से संबंधित है। 5 भारत में है लोकतांत्रिक सरकार। 6 सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 का 1 बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका उत्तर है 804 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 3 IMF का पूरा नाम लिखिए वर्टिकल बार। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 4 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 5 वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है? इसका उत्तर है विदेशी निवेश। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 1 कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 2 बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 3 रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था। यह कथन असत्य है।
प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 4 सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 5 लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। यह कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न 6 प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर अजैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 अथवा प्रश्न सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? उत्तर ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करें को सतत विकास सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 मृदा अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 अथवा प्रश्न भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1 वनारोपण करके, 2 चारागाहों के उचित प्रबंधन तथा पशुचारण नियंत्रण से। प्रश्न क्रमांक 8 भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। उत्तर भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है और यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों और डेल्टाइक प्रदेशों में उगाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 अथवा प्रश्न गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है? उत्तर गहन जीविका कृषि उस क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और इसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं और उनके निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आदि। प्रश्न क्रमांक 9 अथवा प्रश्न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखिए। उत्तर उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान निम्नलिखित है। 1 उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। 2 रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 डिजिटल भारत क्या है समझाइए। उत्तर डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। प्रश्न क्रमांक 10 अथवा प्रश्न सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। उत्तर सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व निम्नलिखित हैं। 1 सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। 2 सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है। 3 छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्चा पड़ता है। 4 सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। ध्यान रखें कि 4 में से आप कोई 2 लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 राजमार्ग से क्या आशय है? उत्तर राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 अथवा प्रश्न स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? उत्तर भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क योजना प्रारंभ की है, जिसके 2 गलियारे प्रस्तावित है। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 12 आयात शुल्क किसे कहते हैं? उत्तर आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क दूसरे देश से जो वस्तुएं आती हैं उन पर लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 अथवा प्रश्न गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं?
उत्तर अनुबंध मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। 19वीं सदी में भारत से दूसरे देशों में काम कराने के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया की संज्ञा दी गई। इसे नई दास प्रथा के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13, जावर कौन थे? उत्तर गिरमिटिया मजदूरों को अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जावर रखते थे। जावर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। प्रश्न क्रमांक 13 अथवा प्रश्न, ई.टी. पॉल कौन था? उत्तर ई.टी. पॉल एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था, जिसने 19 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। प्रश्न क्रमांक 14, पंचांग किसे कहते हैं? उत्तर चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 अथवा प्रश्न, पांडुलिपियां क्या थी? उत्तर पांडुलिपि या मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। यह ताड़ के पत्तों पर यहाँ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। प्रश्न क्रमांक 15, चैप बुक से क्या आशय है? उत्तर पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चैप बुक शब्द प्रयोग किया जाता था। इन आमतौर पर फेरी बेचने फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुई थी। प्रश्न क्रमांक 15 अथवा प्रश्न, निरंकुशवाद से क्या आशय है? उत्तर निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो और न ही संवैधानिक पाबंदी। प्रश्न क्रमांक 16, सेवा क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। उदाहरण संचार, परिवहन, व्यापार आदि। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? उत्तर केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 17, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? समझाइए। उत्तर सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17 अथवा प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उत्तर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में भेजती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत कम होती है, इसलिए यह अधिक लाभ कमाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। उत्तर जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य के अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 अथवा प्रश्न, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? समझाइए। उत्तर भारत में वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आरक्षित वन को रिजर्व्ड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में कहा जाता है। इसमें वन के पेड़ पौधों का उपयोग हेतु केवल सरकारी उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ही अनुमति दी जाती है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। 2 रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन कहलाते हैं। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। 3 अवर्गीकृत वन आरक्षित वन एवं रक्षित वन के अलावा अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, संघीय शासन व्यवस्था क्या है? समझाइए। उत्तर यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती हैं, जिसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है।
संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसा केवल संघीय शासन व्यवस्था में ही होता है। प्रश्न क्रमांक 19 अथवा प्रश्न, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ? समझाइए। उत्तर, केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन निम्न सूचना द्वारा किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां निम्नलिखित हैं। संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इनमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। प्रश्न क्रमांक 20 स्व सहायता समूह किन चीजों के लिए ऋण देता है? उत्तर, स्व सहायता समूह निम्नलिखित चीजों के लिए ऋण देता है। 1. विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित दर पर निर्भर मिलता है। 2. कार्यशील पूंजी की जरूरत जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए। 3. घर बनाने, सिलाई की मशीन लेने, हथकरघा, पशु खरीदने इत्यादि के लिए। 4. संपत्ति खरीदने के लिए। प्रश्न क्रमांक 20 अथवा प्रश्न, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखिए वर्टिकल बार। उत्तर, औपचारिक क्षेत्र। 1. इस क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। 2. औपचारिक क्षेत्र कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। 3. औपचारिक क्षेत्र का ऋण महंगा नहीं होता है। अनौपचारिक क्षेत्र। 1. अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिए जा सकते हैं। 2. अनौपचारिक क्षेत्र ऋण में ब्याज दर अधिक होती है। 3. यह ऋण औपचारिक की तुलना में महंगे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के कारण। 1. जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में तथा कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन एक सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2 लोग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई और यहीं से असहयोग आंदोलन प्रारंभ। 2. रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक ऐसा कानून था जिसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। 3. ब्रिटिश सरकार की वादाखिलाफी। सरकार की वादाखिलाफी से सभी भारतीयों में असंतोष व्याप्त होता जा रहा था। 4. स्वराज की प्राप्ति। सभी भारतीयों का अब अंतिम उद्देश्य सिर्फ स्वराज प्राप्ति ही था, उससे कम पर अब सब किसी कीमत पर राजी नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 21 अथवा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? समझाइए। उत्तर, रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन एक सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2 लोग घायल हो गए।
जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई और यहीं से असहयोग आंदोलन प्रारंभ। प्रश्न क्रमांक 22 राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर राजनीतिक दल के कार्य। 1. चुनाव लड़ना, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। 2. नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। 3. कानून का निर्माण करना। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। 4. सरकार बनाना और चलाना। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। 5. विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। उपरोक्त में से कोई 4 कारणों का वर्णन आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 अथवा प्रश्न राजनीतिक दलों के सामने आने वाली कोई 4 चुनौतियों को वर्णन कीजिए। वर्टिकल बार। उत्तर 1. राजनीतिक दलों के सामने सबसे पहली चुनौती है कि लोकतंत्र में केवल कुछ नेताओं के हाथों में ही सारी ताकत है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श लिया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनीतिक दलों में नियमित बैठक नहीं होती और न ही इसके आंतरिक चुनाव होते हैं। वे कार्यकर्ताओं से सूचना साझा नहीं करते और इसका हानिकारक परिणाम जनता को भुगतन पड़ता है। 2. अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान दे देते हैं। इस प्रकार यह स्थिति सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय की स्थिति होती है। यह पूरी तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध है। कई बार देखा जाता है कि अनुभवहीन लोग ऊंचे ऊंचे पड़ाव पर आसीन होते हैं। भारत की राजनीति में यही प्रवृत्ति प्रचलित है। 3. कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन और बल का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे अपराध और अपराधियों का भी सहारा लेने से भी परहेज नहीं करते। साथ ही वे किसी धनवान व्यक्ति और कंपनी के प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिससे दल को उस व्यक्ति विशेष और कंपनी के अनुसार नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है। इस तरह के कार्य लोकतंत्र के विकास को रोकते हैं और दल के भीतर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करते हैं। 4. आज के युग में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। भिन्न भिन्न पार्टियों की नीति व सिद्धांत भिन्न भिन्न होती है, परंतु आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में बहुत कम अंतर रह गया है।
जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी आदि की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित है। प्रश्न क्रमांक 23 भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित लौह अयस्क केंद्रों को दर्शाइए। 1. गोवा, 2. कुद्रेमुख, 3. बेलाडिला, 4. मयूरभंज। प्रश्न क्रमांक 23 अथवा प्रश्न भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों के स्थानों को दर्शाइए। 1. काकरापारा परमाणु संयंत्र, 2. रावतभाटा परमाणु संयंत्र, 3. कल्पक्कम परमाणु संयंत्र, 4. नरोरा परमाणु संयंत्र। प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर के लिए भारत का निम्नलिखित मानचित्र देखें।